नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष के लिए नई एकांकिका मोहन राकेश की एकांकी है बहुत बड़ा सवाल। अच्छी एकांकी है, तो इनकी एकांकी को पढ़ने से पहले थोड़ा मोहन राकेश जी का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। और मोहन राकेश जी का आपको पता होगा कि इन्होंने बहुत अधिक नाटक नहीं लिखे, एकांकियाँ लिखी हैं, लेकिन जितने इन्होंने नाटक लिखे हैं वो बेहद ही लोकप्रिय रहे हैं। और दूसरी विशेषता कि इनके जो नाटक हैं उनके 3 ही अंकों में इन्होंने नाटक लिखे हैं। तो इनका जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर पंजाब में हुआ और इनके पिता पेशे से वकील थे और साथ ही साहित्य और संगीत के भी प्रेमी थे। पिता की साहित्यिक रुचि का प्रभाव जो है वो मोहन राकेश पर भी पड़ा था। मोहन राकेश पहले लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज से शास्त्री की परीक्षा पास की थी। किशोरावस्था में सिर से पिता का साया उठ जाने के बावजूद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ाई जारी रखी थी। अपनी साहित्यिक अभिरुचि के कारण मोहन राकेश का जो अध्यापन कार्य करते रहे। अपनी साहित्यिक अभिरुचि के कारण उन्होंने पत्रिका का संपादन किया, सारिका पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। इस कार्य को भी अपने लेखन की बाधा समझकर इससे भी किनारा इन्होंने कर लिया था। फिर आगे इन्होंने खूब कहानियाँ लिखी थी। मोहन राकेश जी हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नाट्य लेखक और उपन्यासकार थे। समाज की संवेदनशील अनुभूतियों को चुनकर उनका सार्थक संबंध खोज निकालना उनकी कहानियों की प्रमुख विषय वस्तु थी। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। ये 3 प्रसिद्ध नाटक हैं इनके। और नाटकों से उन्होंने हिंदी नाटक और रंगमंच में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। बाद में उनका पैरों तले जो जमीन नाटक था, अंडे के छिलके, आधे एकांकी संग्रह और रात बीतने के साथ तथा अन्य ध्वनि नाटक संग्रह से विविध नाट्य प्रयोग उनके सामने आए। 1968 में मोहन राकेश को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। हिंदी साहित्य जगत को नई ऊंचाई देने वाले मोहन राकेश का 3 जनवरी 1912 को दिल्ली में आकस्मिक इनका देहांत हो गया। तो इनकी जो एकांकी है बहुत बड़ा सवाल। इस एकांकी को हम पूरा पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन इस एकांकी का सार आपको बताते हैं कि बहुत बड़ा सवाल मोहन राकेश एकांकी का एक व्यंग्यपूर्ण एकांकी है। इस शब्द को आप ध्यान में रखेंगे जब व्याख्या करते हैं या इनका प्रश्न आता है बड़ा, तो इस शब्द को ध्यान में रखेंगे कि ये इनका व्यंग्यपूर्ण एकांकी है। यह एकांकी आज की प्रशासनिक व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य करती है। एकांकी से ध्वनित होता है कि प्रशासनिक स्तर पर होने वाली जो भी मीटिंग होती है, सभाएं होती है या समितियों में जो बातचीत के स्तर पर सब कुछ हो जाता है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर कुछ भी क्रियान्वित नहीं होता है। बातें मुद्दे रखे जाते हैं लेकिन उनको क्रियान्वित नहीं किया जाता। एकांकी में लॉ वेलफेयर सोसाइटी की एक बैठक होती है। सभी सहभागी चिंता व्यक्त करते हैं कि आज किसी को न समय की चिंता है न काम पूर्ण होने की। वे लोग इसी चिंता में परस्पर छिट्टाकाशी करते हैं, भला बुरा कहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन जो मुद्दे की बात है वो नहीं आ पाती। यह एकांकी अपनी व्यंजना में गहन अर्थ को समेटे हैं। आज के व्यक्ति और समाज पर तीखा व्यंग्य करने वाली एकांकी प्रस्तुत करता है कि आज का समाज है वो कैसा है, निरर्थक, बेईमानी और बेकार हो गया है। कोई भी अपने दायित्व, कर्तव्य और मर्यादा की चिंता नहीं कर रहा। सब अपने अहम को आगे रखते हैं, इसलिए न परस्पर सहयोग करते हैं न अपनी जिम्मेवारी को पूरा करते हैं। समस्याओं का सही समाधान कैसे हो, यही सबसे बड़ा सवाल है कि जब कोरी इन पर बातें होकर रह जाती हैं, सभाओं या मीटिंगों के नाम पर वो क्रियान्वित हो नहीं पाता जो होना चाहिए था, तो वो कोई नियम कैसे लागू हो सकता है, इसी के नाम है। यही तो बहुत बड़ा सवाल है। आज का मनुष्य मानवता से दूर हो गया है। वह व्यवहार के स्तर पर असंवेदनशील हो चुका है।
लोक कल्याण के लिए सोसाइटी बनाना, मीटिंग बुलाना, चर्चाएं करना मानो एक पैशन बन गया है। यही कारण है कि जमीनी स्तर पर कोई परिणाम नजर नहीं आता है। एकांकी की भाषा इनके बिल्कुल पात्र के अनुकूल है तथा इसके संवाद बहुत छोटे हैं और व्यंग्य की धार बहुत ही तेज है। छोटे छोटे व्यंग्यपूर्ण संवाद एकांकी को प्रभावशाली बनाते हैं। कि सार में आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें केवल व्यंग्य ही दिखाया गया है। बहुत बड़ा सवाल में जो पात्रों के नाम है, उन पात्रों के क्या काम थे, उनको भी आप ध्यान में रखेंगे। किसमें है? राम भरोसे है, दीनदयाल है, मनोरमा है, श्याम भरोसे, संतोष, रमेश शर्मा, गुरप्रीत, मोहन कपूर, प्रेम प्रकाश और सत्य प्रकाश, ये इसके पात्र हैं। इसमें जो राम भरोसे और श्याम भरोसे हैं वो एक एज ए 4th ग्रेड यानी कि पियोन की पोस्ट पर दिखाई गए हैं। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि एक स्कूल का कमरा है जिसको ब्लैक बोर्ड कोने से हटाकर मीटिंग के लिए तैयार कर लिया गया है। उसको हटा दिया है, ब्लैक बोर्ड जो लगा हुआ था, और वो कमरा एक मीटिंग के लिए उसको तैयार कर दिया गया है। जो मास्टर की कुर्सी होती है उसको अध्यक्ष की कुर्सी बना दी गई है और बच्चों के डेस्क शेष सदस्य जो बैठते हैं उनके लिए बना दिए गए हैं। पीछे दीवार पर बहुत बड़ा संसार का एक मानचित्र लटक रहा है। आने जाने वाले दोनों तरफ दरवाजे हैं, इधर से उधर से, और राम भरोसे और श्याम भरोसे हैं वो कमरे की सफाई करते हुए दिखाई जाते हैं। कि श्याम भरोसे है, राम भरोसे आपस में बात करते हैं कि आज किस पर मीटिंग होने वाली है, पता नहीं आज किसकी सालगिरह है या किसी नेता की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। ये आपस की वार्तालाप दोनों में दिखाई गई है। इतनी देर में वहाँ पर एक शर्मा है वो आते हैं। तो शर्मा है फिर आकर पूछता है कि अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया क्या? शर्मा जी हाँ आते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता। फिर वो थोड़ा सफाई का उनको कहता है, वो इस प्रकार चलता रहता है, घंटी बजाता है, मतलब सारा कुछ वो समझाता है। शर्मा जी आकर बैठ जाते हैं। फिर क्या दिखाया गया है कि थोड़े बाद वो श्याम भरोसे राम भरोसे पूछते हैं कि मीटिंग कब खत्म होगी, हमें घर जाना है। जैसे नॉर्मल जो दिखाया गया है कुछ ऐसा अच्छा कुछ दिखाया नहीं गया इसमें। फिर इसमें थोड़ी बात मनोरमा आती है। फिर क्या वो पूछती है कि क्या बात है शर्मा, पहरा क्यों बिठा रखा है बाहर, मीटिंग में मारधाड़ तो नहीं होने वाली? क्योंकि राम भरोसे और श्याम भरोसे बिल्कुल फ्री बैठे हैं कि वो बिल्कुल सफाई भी करते हैं, तो ऐसे ही कर देते हैं जैसे काम चलाऊ वाली। फिर मीटिंग 5 बजे की थी लेकिन 5:30 हो जाते हैं, शर्मा खुद लेट आता है। फिर मनोरमा आती है, 5:30 हो गए, सभी को कहते हैं कि 5:30 से 6 बजने वाले हो जाते हैं, लेकिन मीटिंग में कोई भी नहीं आता है। फिर कहते हैं कि हो सकता है 6:30 बजे आएंगे, आराम से आएंगे। वक्त की पाबंदी तो सिर्फ एक आदमी पर है क्योंकि वह कमबख्त सेक्रेटरी है। वक्त की पाबंदी सेक्रेटरी यानी कि खुद को ही कहता है कि मैं शर्मा को मुझ पर ही तो वक्त की पाबंदी थी और इस समय वहाँ पर मीटिंग के लिए कोई भी नहीं आता। तो इतनी देर में ही एक संतोष नाम जो सदस्य है वो भी आती है। वो भी कह रही थी कि मैंने भी इसी कारण से मेरा सेक्रेटरी नाम से मैंने अलग करवा लिया क्योंकि फालतू की सिरदर्दी है, कुछ दिखावा है मीटिंग के नाम पर, वास्तव में कुछ भी इसमें नहीं होता है। फिर उसकी एक सदस्य और बैठी है कि तूने इसलिए नाम वापस ले लिया कि शर्मा के खिलाफ तुझे 2-3 वोट नहीं मिलते। ओवर शर्मा इज ग्रेट। थोड़ा उसकी टांग खींचती है कभी संतोष की। इस प्रकार से वार्तालाप उनकी चलती रहती है। फिर वहाँ पर थोड़ी देर में एक कपूर नाम का व्यक्ति आता है, मुस्कुराता हुआ आता है। तो वो बार बार कहता है, वो आकर पूछता है कि यहाँ क्या वार्तालाप चल रही है। तो मैं तो इस बात की वाह कर रहा था कि शर्मा 3 लेडीज से घिरा है, सेक्रेटरी होने के यही तो मजे हैं कि यहाँ पर वो सेक्रेटरी है जो शर्मा है, तो वो एक व्यंग्य कसता है कपूर साहब पर। शर्मा को थोड़ा गुस्सा आता है तो कहता है कि तुम सेक्रेटरी बन जाओ, लेकिन मनोरमा कहती है शर्मा को तो चेयरमैन बना दीजिए। ऐसी वार्तालाप उनके बीच में फिर चलती रहती है। फिर इस प्रकार से दस्ते आते हैं। फिर कपूर आगे कहता है कि मैं पहले ही कहता था कि इस आदमी को चेयरमैन नहीं बनना चाहिए था। आज छुट्टी का दिन है, वैसे भी ठंड है, घर में रजाई में दुबकर सो रहा होगा। सॉरी, घर में नहीं होगा, वह होगा आज किसी और के यहाँ। फिर उनकी बातें चलती हैं। इतनी देर में थोड़ा गुरप्रीत भी आ जाती हैं, मूंगफली मंगाते हैं, खाते हैं, कभी चाय मंगवाते हैं। यही वार्तालाप उनकी बहुत ही लंबी चलती है।
तो कपूर आगे की बात कहता है कि क्यों ना मीटिंग कैंसिल नहीं होगी, आज की छुट्टी तो बर्बाद हुई ही, एक और छुट्टी बर्बाद करनी पड़ेगी कि आज कोई आया ही नहीं, तो इसको मीटिंग को कैंसिल माना जाए क्योंकि सदस्य पूरे नहीं आते। तो मनोरमा कहती है कि सेक्रेटरी के मुंह से ऐसी बात अच्छी नहीं लगती है। शर्मा जी कहते हैं कि मैं तो इसी वक्त इसे त्याग पत्र देने को तैयार हूँ, आप लोग मंजूर कर दीजिए। फिर वो सारे कहते हैं कि तुम त्याग पत्र कैसे दे सकते हो, कि शर्मा को मतलब सारे इस प्रकार से कहते हैं। फिर वो इनकी मतलब बेतुकापन जो बात इन कथा में दिखाया गया है वो चलता रहता है, किसी मुद्दे की बात इसमें नहीं आती है। मीटिंग शुरू नहीं हुई, चाय चल रही है, चाय आ जाती है, ये एक्स्ट्रा प्याली किसने रखी है, मैं ले सकता हूँ, गुरप्रीत ले लेती है। गुरप्रीत आदमी है, वो चाय पीने लग जाता है। फिर वो चाय खूब गर्म है, मेज़बान कौन है यहाँ का, तो कहते हैं दीनदयाल जी आप हैं। तो प्रेम प्रकाश जी की तरफ से चाय बिना कहे ही वो चाय उठाकर पीने लग जाता है, मूंगफलियाँ खाते रहते हैं। फिर एक शर्मा आगे एक बात कहता है कि मैं समझता हूँ अब किसी और के आने की आशा नहीं की जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय नहीं आए इसलिए क्योंकि उनका जो अध्यक्ष है वो ही नहीं आता है, क्योंकि वो सेक्रेटरी है शर्मा जी और उनका अध्यक्ष है वो नहीं आता, तो सभी को लगता है कि वो रजाई में होगा या कहीं गया होगा। तो शर्मा जी कहते हैं कि मैं समझता हूँ अब किसी के आने की आशा हमें नहीं करनी चाहिए, अध्यक्ष महोदय नहीं आए, इसलिए आज की मीटिंग की अध्यक्षता मैं कपूर साहब का नाम प्रस्तावित करता हूँ। सत्यपाल वहाँ पर बैठे हैं तो वो भी कहता है कि मैं इसका समर्थन करता हूँ। तो आइए कपूर साहब अपनी कुर्सी से उठते हैं और सब लोग ताली बजाते हैं। फिर कपूर साहब गला साफ करके बोलते हैं, भाइयों और बहनों, फिर एक बात चल पड़ती है कि एक संशोधन है, बहनों पहले भाइयों बाद में बोला जाना चाहिए, भाइयों नहीं पहले बहनों बोला जाए ताकि लेडीज फर्स्ट कहा जाए। फिर उसी बात को लेकर एक मुद्दे को चल पड़ते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने विवेकानंद ने कहा था लेडीज एंड जेंटलमैन, उस प्रकार से आपको भी यही कहना चाहिए था, जेंटलमैन एंड लेडीज नहीं कहा था विवेकानंद ने शिकागो भाषण में। उसी बात को लेकर चल पड़ते हैं, मतलब बात बिना बेतुकेपन की बात को ये आगे बढ़ाते रहते हैं। फिर शर्मा फिर कहता है कि आप सब जानते हैं ग्रेट वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। लगातार महंगाई के इस जमाने में हमारे जैसे सब लोग अपने लिए खान पान की मामूली साधन जुटाने में असमर्थ हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने वर्ग के लोगों की वेलफेयर की ऐसी स्कीमें सरकार के सामने रखें और उन्हें मनवाने के लिए जितना जोर सरकार पर डालें, जिससे कि मेरा मतलब है कि ऐसी स्कीमें जो कि पिछली बार सरकार ज़्यादा से ज़्यादा छोटे कर्जों की मांग की गई थी। इसलिए शर्मा बात रखता है। फिर वो दीनदयाल पूछता है कि इस मांग का अभी आगे क्या हुआ, कुछ हुआ है। फिर कपूर कहता है कि इस सवाल को आप बाद में उठाएं। फिर शर्मा वापस फिर बोलते हैं, थोड़ा बहुत हुआ है या नहीं भी हुआ तो होने की आशा की जा सकती है, फिलहाल हम अपने एजेंडा को ध्यान में रखें। शर्मा कहता है मैं एजेंडा क्या है, सारे उससे पूछते हैं। तो शर्मा कहता है कि मैं उसी एजेंडा पर ही आ रहा हूँ। आज हम सरकार के सामने यह ठोस सुझाव रखना चाहते हैं कि मेरा मतलब है कि आबादी बढ़ जाने से शहर बी ग्रेड से ए ग्रेड हो जाते हैं, लेकिन जहाँ तक हम लोगों का ताल्लुक है कहना चाहिए कि लो ग्रेड वर्कर्स की जिंदगी ग्रेड लोअर से ग्रेड लोअर होती जा रही है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ प्रस्ताव ही पास नहीं करना चाहते, उसके लिए उसे मनवाने के लिए पूरी कोशिश भी हमें करनी पड़ती है। 1-1.5 साल के अंदर जैसे इतनी कॉलोनीज हैं, उसी तरह एक निम्न स्तरीय गृह निर्माण योजना के अंतर्गत, निम्न गृह निर्माण योजना का मतलब पूछते हैं कि यानी कि वो बताता है कि घटिया किस्म के घर बनवाने की स्कीम को कहते हैं। फिर वो बात चल पड़ती है कि घर घटिया बनाने की स्कीम नहीं, वह स्कीम जिसके तहत निचले दर्जे के घर बनाए जाएं। फिर प्रेम प्रकाश जी कहते हैं कि निचले दर्जे के घर तो सारे देश में ही है, उनके लिए सरकार और स्कीम बनाने की जरूरत क्या है। फिर शर्मा जी फिर उस बात को थोड़ा एक्सप्लेन वर्णन से कहते हैं कि तो कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी योजना हो जिससे वह सरकारी योजना भी हो सकती है और छोटे कर्जों की योजना का हिस्सा भी।
एक सुझाव था कि घर नीलाम किए जाएं, लेकिन मैं उनके पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि नीलामी जो है वह समाजवादी नीति नहीं है। उसमें बड़ा छोटे को निगल जाता है और छोटा वैसे लाठी भी डाली जा सकती है घरों की। पर योजना जो भी हो ऐसी होनी चाहिए कि हमारे उसका लाभ है वो सभी सदस्यों को प्राप्त होना चाहिए। फिर इसी के शर्मा जी के प्रत्युत्तर में बोलते हैं दीनदयाल जी और प्रेम प्रकाश जी, क्योंकि घर एक ऐसी चीज है, हर आदमी की बुनियादी जरूरत है, उसकी सुख शांति का आधार है। आदमी काम करता है कमाने के लिए और कमाता है आराम पाने के लिए। सही माने तो आराम वह तभी पा सकता है जब उसके पास अपना कोई ऐसा घर हो जिसमें सर्दी गर्मी सुख दुख हो। एक ऐसी जगह जहां उन लोगों के साथ रहा जा सके, वही परिवार है। उसमें हर एक का अपना परिवार है, उस परिवार के साथ एक अपना आदमी होता है। आंखें गुरप्रीत के चेहरे पर जा अटकती हैं, जिससे जबान और अटकने लग जाती हैं। मैं हर परिवार की बात नहीं करता, कई बार बहुत परिवारों में बहुत परिवार ऐसे भी होते हैं जिनमें वह भी होता है, मतलब गृह क्लेश भी जिनमें होता है। पर क्यों होता है? उसके कारण आदमी के लिए कितने भी आदमी की घर की आवश्यकता सुख शांति वह चाहता है, उसकी आवश्यकता एक अंदरूनी आवश्यकता है। जैसे आज ही समाचार था कि एक आदमी ने अपने पूरे परिवार के साथ उसने जहर दे दिया, उसके बाद उसने स्वयं भी आत्महत्या कर ली थी। सत्यपाल कहता है हियर सुनो ध्यान से, ऑर्डर कि शर्मा जी क्या कहते हैं कि जानने की बात यह है कि जब ऐसा होता है तो उसके मूल में यदि इसके मूल कारणों की खोज की जाए तो पता चलेगा कि कहीं न कहीं इस बात में कुछ सच हो सकता है और कहीं न कहीं ऐसा भी हो सकता है। इस विषय में मैं थोड़ा बहुत अपना भटक गया हूँ, परंतु इसलिए कि हमें सोचना चाहे पता चल सकता है कि कुछ न कुछ क्या है। फिर कपूर ऑर्डर शर्मा तुम प्रस्ताव पढ़ दो कि क्या प्रस्ताव आया है उसको तुम पढ़ दो। शर्मा के लिए कहते हैं संतोष कहिए कि प्रस्ताव नहीं प्रस्ताव, जोर देकर एक बात को फिर पकड़ लेते हैं कि प्रस्ताव नहीं बोलते, उसको प्रस्ताव बोलते हैं। ये बातें उनमें फिर घूमती रहती हैं, मतलब चलती ही रहती हैं, बिना बेतुकापन जो बात है उनकी चलती दीजिए। फिर शर्मा को बार बार कहते हैं कि आप भाषण दीजिए कि कैसे है भाषण। फिर कपूर साहब कहते हैं कि आप पूरा ड्राफ्ट सुन लें, उसके बाद जो अरेंजमेंट करना है वो करें। संतोष कहते हैं कि हिंदी के प्रस्ताव में संस्था का नाम अंग्रेजी में हो, यह राष्ट्रभाषा का अपमान है, इसलिए आप इनसे कह दिए कि पहले हिंदी में नाम कर दें। क्यों शर्मा? लो वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी का हिंदी क्या है? निचला दर्जा कामगार हितकारी सभा। फिर इस बात पर बहस करते हैं, यह गलत है, इसका असली हिंदी क्या है? निम्न स्तर कर्मचारी कल्याण समाज। फिर वो कुछ मतलब उस पर विवाद करते हैं जो सदस्य बैठे हैं कि नहीं यह गलत है, मेरे वाली हिंदी कैसे गलत हो सकती है, आप वाली गलत है। फिर इस बात पे चलती रहती है। फिर अगर वो पूछते हैं शर्मा जी अगर आप चाहते हैं तो मैं प्रस्ताव पेश न करूं, क्योंकि ये विवाद तो पहले ही चल पड़ा। फिर शर्मा जी मैं जब तक प्रस्ताव पूरा पढ़ नहीं लगता तब तक उसमें कोई संशोधन नहीं करूंगा। शर्मा जी चलो शर्मा जी। फिर वो बोलते हैं तो लो लीजिए, तीसरा संशोधन मैं स्वीकार करता हूं। हम निम्न स्तर कर्मचारी कल्याण समाज के उपस्थित सदस्य बहुत तीव्रता से अनुभव करते हैं कि सामाजिक पुनर्निर्माण की सरकारी नीतियों में हमारे हितों का संरक्षण ठीक से नहीं हो पा रहा। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत देश के बदलते आर्थिक ढांचे में निम्न स्तरीय कर्मचारियों के लिए समुचित निम्न स्तर आवास व्यवस्था सरकार का एक प्रमुख दायित्व है। इस दायित्व के निर्वाह एक शब्द मिट गया, वह शब्द क्या है? निर्वाह की, मतलब उसमें कुछ मिसप्रिंट है। फिर वो बात चल जाती है कि यह शब्द मिटा क्यों, क्या था, जमादार की झड़ाई से मिट गया या किस प्रकार से ये शब्द यहाँ से मिट गया है। एक थोड़ा झगड़ा सा चल पड़ता है। फिर एक बिल्कुल ही एक बहसबाजी वहाँ पर छिड़ जाती है। शर्मा तो और हो वह छोड़ा जा सकता है, लेकिन यहाँ जो हमें एक जो पता लगना चाहिए था कि प्रस्ताव क्या है वही शब्द मिट गया है, तो इसका समर्थन अब कौन करता है? समर्थन क्या है? मैं समर्थन देता हूँ, इस प्रस्ताव का समर्थन देता हूँ। मोहन कहता है कि मैं इस प्रस्ताव का तो विरोध करता हूँ। सारे लोग, कोई विरोध करता है, कोई इनकर करता है। मोहन क्या कहता है कि प्रस्ताव में 3 जगह एक ही शब्द आया है, कौन सा? निम्न स्तर। इसका अर्थ है चूंकि आज हम निम्न स्तर के कर्मचारी हैं, इसलिए जीवन भर हमें निम्न स्तर पर ही बने रहना है।
हमारे लिए आवास व्यवस्था हो तो कैसे, निम्न स्तर की हमारे लिए घर बनाए जाएं तो कैसे, निम्न स्तर के इसके बाद शायद हम लोग यह मांग करें कि हमारे निम्न स्तर बच्चों के लिए निम्न स्तर बाल संरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत निम्न स्तर पालन की एक योजना बनाई जाए जिससे हर बच्चे को उसकी उम्र 5 साल से अधिक की है कम से कम आध पाव दूध उपलब्ध हो सके। सभी को कहता है कि सुनो सुनो, आपने प्रस्ताव का समर्थन किया है, उसके विरोध में भी कह रहे हो, सुनो सुनो की बात आप कर रहे हो। फिर शर्मा जी कहते हैं कि आप अपना समर्थन वापस कैसे ले सकते हैं, समर्थन कभी वापस नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? फिर वो चलता है, यही बात चलती रहती है। फिर शर्मा जी कहते हैं नहीं नहीं कपूर साहब कि आप नहीं जा सकते। वो जाने लगता है, कपूर साहब है वो जाने लगता है तो शर्मा जी उनको रोक लगते हैं। तो इस प्रकार से फिर उनकी बातें चलती रहती हैं। लंबी वार्तालाप के बाद इसमें आपको थोड़ा बता देते हैं लास्ट में इसकी एंडिंग क्या है कि इनकी जो बात है वो किसी सार्थक मुद्दे पर नहीं पहुंचती है। अंत में कपूर साहब क्या कहते हैं, तो जेंटलमैन मुझे अफसोस है कि कोरम पूरम न होने से मीटिंग अभी जारी नहीं रह सकती, मैं मीटिंग को बर्खास्त करता हूँ। यानी कि बेतुकापन बिना शब्द के ही एक एक शब्द को लेकर बैठ जाते हैं, ना ही तो वो कभी मिसप्रिंट को लेकर आ जाती हैं। तो एक खलबली सी मच जाती है। रमेश और सत्यपाल डेस्कों पर हाथ मारते हुए शेम शेम के नारे लगाते हैं। पहले कपूर और शर्मा, फिर प्रेम प्रकाश और दीनदयाल कमरे से चले जाते हैं। रमेश और सत्यपाल को जरा बाद में ध्यान आता है कि वे खाली कमरे में शेम शेम कर रहे हैं। वे दोनों अचानक हाथ रोककर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, पटाखा लगाते हैं और बाहर चले जाते हैं। श्याम भरोसे है, वो बाहर ऊँग रहा है। राम भरोसे उसे हिलाता है कि मीटिंग भंग हो गई है। राम भरोसे कहता है उठ भाइये। श्याम भरोसे तमाशा खत्म हो गया, सारे बाबू लोग चले गए हैं, पास करके गए हैं राम भरोसे के घर में रहेगा, राम भरोसे के घर में, और बाबू लोग अपने अपने घर में रहेंगे। फिर श्याम भरोसे की मूंगफली के आधे छिलके राम भरोसे साफ करेगा, आधे श्याम भरोसे। इनकी वही वार्तालाप है, इनके बीच में भी चल पड़ती है। इस प्रकार से इनकी जो ये मीटिंग रखी गई है बेतुकेपन से ही ये समाप्त हो जाती है, बर्खास्त होती है। और अंत में क्या कहती हैं कि कोरम यानी कि जितने सदस्य आने चाहिए थे वो सदस्य इसमें नहीं आते हैं। और यही ये बहुत बड़ा सवाल इसमें क्या दिखाया गया है कि जो निर्णय के लिए जो प्रस्ताव आते हैं वो मीटिंगों की वजह से सभाओं के नाम पर केवल दिखावा है, इसमें कुछ क्रियान्वित नहीं हो पाता। यही बहुत बड़ा सवाल है कि देश का विकास ढंग से नहीं हो पाता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।